नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन की 10 सारी खबरें बहुत ही काम की निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आज 24 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार हो गया है, तो आज की सभी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुख्य समाचार के तहत आपको बता दें कि सरकार ने कहा कोविड-19 की मृत्यु दर कम करने के लिए जांच और उपचार पर जोर दिया जा रहा है। देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोविड-19 का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 20% हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से देश की सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के नमूनों की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए मोबाइल विषाणु विज्ञान अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए गर्भवती माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा पैकेज की घोषित की। अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपके लिए इसमें एक इनाम रखा गया है। हो सकता है आप एक लकी विजेता हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप अगर पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बता दें कि देश में पिछले एक महीने में कोविड-19 महामारी में तेज वृद्धि नहीं देखी गई। इनमें कुल मिलाकर सामान्य और स्थिर रूप से वृद्धि हुई। ऐसा विशेष रूप से केंद्र की रणनीतियों से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है। अधिकार प्राप्त कोरोना समन्वय समूह के अध्यक्ष ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी से कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, महामारी के फैलाव को रोकने और कोविड-19 रोगियों की वृद्धि दर कम करने में मदद मिली है। समिति ने कहा कि पिछले एक महीने में सरकार ने जांच सुविधाएं बढ़ाई हैं और 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने से कोविड-19 अस्पतालों की संख्या में 3.5 गुना और आइसोलेशन बिस्तरों की संख्या में 3.6 गुना वृद्धि हुई है। सरकार देश में मृत्यु दर को कम रखने के लिए जांच और उपचार के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इस बीच देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 19.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1229 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 21,700 हो गई है। इनमें से 4,335 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 से अब तक 686 रोगियों की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण नहीं हुआ है। 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वे संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले एक हुए हैं। इनमें से इनके साथ ही 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पिछले 14 दिनों में कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती जाए। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूर्णबंदी के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट की जानकारी दी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि घर में बुजुर्गों की उपचारिया सेवा उपलब्ध कराने, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सुविधा तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन के प्रतिबंध से छूट दी गई है। देश में सड़क निर्माण, ईंट भट्ठों और सीमेंट कारखानों को भी कुछ गतिविधियों जारी रखने की छूट दी गई है। अधिकारी ने बताया है कि राज्यों में ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि को छूट दी गई है जो दिशा निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरुआत करेंगे। पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे 4 पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसे देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का फायदा मिला है। 68,000 से अधिक प्रतिष्ठानों को निधि योगदान के रूप में लगभग 162 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की 26 तारीख को पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी। 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग 2 करोड़ 82 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 8 करोड़ किसानों के खाते में डाली गई। भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 17 लाख कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में 3,794 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ 27 लाख लोगों को निःशुल्क अनाज बांटा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ 66 लाख सिलेंडर निःशुल्क दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन का अध्यादेश लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज इसे मंजूरी दी। अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है और स्वास्थ्य कर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।
अध्यादेश में उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की त्वरित प्रक्रिया एक बार फिर से उजागर हुई है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के आश्वासन के मात्र एक दिन के अंदर ही सरकार ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया है। लोगों ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा कर्मियों का पूरा सहयोग किया है, लेकिन उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधानों की आवश्यकता के मद्देनजर इस अध्यादेश को लाया गया। अधिकतम डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इन प्रावधानों के तहत राज्यों को अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल करने का अधिकार दिया है। अध्यादेश में 7 साल तक के कारावास और हिंसा और क्षति के मामलों में 2 लाख रुपए तक के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करते हुए चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया है। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए मोबाइल विषाणु विज्ञान अनुसंधान और जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हैदराबाद के ESIC अस्पताल और निजी उद्योग के सहयोग में विकसित किया है। यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इस समय कोई न कोई एक मोबाइल टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, इसलिए DRDO ने इस दृष्टि से अपनी पहल की और एक मोबाइल टेस्टिंग लैब तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे जो बताया गया है कि यह मोबाइल टेस्टिंग लैब प्रतिदिन 1 से लेकर 2,000 सैंपल्स की टेस्टिंग कर सकती है। रक्षा मंत्री ने रिकॉर्ड 15 दिनों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षों की सराहना की। आमतौर पर ऐसे प्रयोगशाला विकसित करने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। श्री सिंह ने कहा कि इस मोबाइल प्रयोगशाला में एक दिन में 1000 से अधिक नमूनों की जाँच की जा सकेगी, जिससे कोविड-19 से लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सेना कई तरह से कोविड-19 से लड़ाई में योगदान कर रही है। सेना के इन प्रयासों से संगरोध केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालना शामिल है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय समुद्री सीमा में 40 दिन से 3 जहाज में फंसे गोवा के 180 से अधिक यात्रियों को मुंबई में उतरने की अनुमति मिल गई है। 3 में से 2 जहाज कर्णिका और अग्रिया मुंबई बंदरगाह पर खड़े हैं, जबकि तीसरा जहाज मरेला डिस्कवरी मुंबई तट से दूर खड़ा है। इन दोनों जहाज़ों के यात्रियों का आज कोविड परीक्षण होगा और बाद में उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में कक्षा 6 से 8 के लिए वैकल्पिक शिक्षा कैलेंडर जारी किया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के इस कैलेंडर को मंत्रालय ने मार्गदर्शन में NCERT ने तैयार किया है। इस दौरान यह ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 के कारण विद्यार्थी घर में रहते हुए भी सार्थक ढंग से शिक्षा से जुड़े रहें। इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि यह कैलेंडर विभिन्न तकनीकों और सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है, ताकि बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी ऐसा कैलेंडर जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगा। सरकार द्वारा जब भी 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा, तब पूर्व की सभी दरें बहाल कर दी जाएंगी। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको सच में ये लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है हम लोगों के लिए और वीडियो में बिल्कुल फर्जी बात नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आगे मत बढ़िए। इसके अलावा आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने एक क्विज जारी किया है, उसके जरिए हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे अभी लास्ट में। अगर आप उसका सही उत्तर देते हो तो आपको 500 रुपये का पेटीएम कैश तुरंत आपके मोबाइल पर मिलेगा कल शाम 9 बजे। इसके लिए आपको अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता लिखना है, साथ में उस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगली खबर जो सामने निकल कर आ रही है, केंद्र ने इन खबरों का खंडन किया है कि किसी कारखाने में कोविड-19 रोगी का मामला सामने आने पर कारखाने को बंद कर दिया जाएगा और कंपनी के CEO को जेल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि कुछ कंपनियों और मीडिया की ऐसी आशंकाएं लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी कारखाने में कोविड-19 का रोगी मिला तो उसके CEO को जेल भेजने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री भल्ला ने कहा कि ऐसे मामले में कारखाने को बंद करने का भी दिशा निर्देश में उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोपों पर कड़ा प्रतिकार किया है। श्रीमती गांधी ने भाजपा पर सांप्रदायिक भेदभाव और घृणा फैलाने का आरोप लगाया था। श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में श्रीमती गांधी के बयान की निंदा की और आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज को विभक्त या विभाजित कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कोविड-19 महामारी से लड़ाई कर रहा है, लेकिन कांग्रेस संकट की इस घड़ी में सहायता करने के लिए बजाय सरकार की राह में बाधाएं खड़ी कर रही है। श्री जावड़ेकर ने कांग्रेस पर नकारात्मक रणनीति करने या राजनीति करने का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे व्यक्तित्व को भत्सना करते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं। देश एक दिशा में जा रहा है, महामारी से लड़ रहा है। कांग्रेस वाले केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के दल ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि उसने मुंबई में 3 अप्रैल तक 42,604 लोगों तथा 15 मई तक 6.5 लाख लोगों को कोविड-19 के संक्रमण का अनुमान लगाया है। मुंबई में जारी बयान में आज इस केंद्रीय दल ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसा लगता है कि यह अनुमान करीब 3.8 दिन में संक्रमण के मामले दोगुने होने की गणना के काल्पनिक गणितीय मॉडल के आधार पर लगाए गए हैं। बताया गया है कि फिलहाल मुंबई में 7.1 दिन में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दुगुनी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,600 से अधिक हो गई है। सबसे अधिक 945 संक्रमित मरीज इंदौर में है। राज्य में करीब 1,050 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, जबकि अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी को भी कोरोना से संक्रमित होना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में आज शहरी क्षेत्रों में स्थित निर्यातोन्मुखी उद्योगों को गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर उनके ऑर्डर लंबित हैं तो ऐसी इकाइयां कामकाज फिर से शुरू कर सकती हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कोरोना नियंत्रित क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को यह छूट नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि शहर में स्थित जिन निर्यात उन्मुख उद्योग इकाइयों ने पहले से ही निर्यात के ऑर्डर ले रखे हैं, वे जिला कलेक्टर से उचित अनुमति मिलने के बाद 25 अप्रैल से परिचालन शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह फैसला शहर के कंटेनमेंट जोन में स्थित इकाइयों के लिए लागू नहीं किया है। श्री कुमार ने कहा कि इन इकाइयों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए श्रमिकों के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जैसे मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे। राज्य सरकार ने पहले 20 अप्रैल से शहरों के बाहर स्थित औद्योगिक इकाइयों का परिचालन शुरू करने के लिए को अनुमति दी थी। अब तक राज्य के 35,000 कारखानों में 3 लाख से अधिक श्रमिकों की मदद से उत्पादन शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में कृषि फसल की खरीद, उनको अन्य राज्यों और देश में परिवहन की व्यवस्था करने तथा पीने के पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को बताएं कि उन्हें रासायनिक खाद कम कीमत पर बेची जाएगी और फसलों को नहरों का पानी मुहैया कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण वाले जिलों में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिन जिलों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 20 या उससे अधिक है, ऐसे जिलों में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ये अधिकारी ऐसे जिलों में 1 सप्ताह तक कैंप करेंगे और वहां चल रहे स्वास्थ्य सहित अन्य दूसरे कार्यों का भी जायजा लेंगे। ऐसे जिलों में लॉकडाउन को कड़ाई से और सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए IG स्तर पर पुलिस अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट सीधे शासन को भेजेंगे। ऐसे इलाकों में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो उन डॉक्टरों के नंबरों प्रचारित करें जो फ़ोन पर मरीजों को परामर्श देने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से लॉकडाउन के दौरान रमजान के महीने में घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। मुसलमानों को जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर न पढ़ने की और घर पर पढ़ने की और मस्जिदों के अंदर सिर्फ उनको खुला रखने के लिए उनमें सिर्फ अजान होती रहे और सिर्फ जो मस्जिद में काम करने वाले हों डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज वहाँ 1-2 लोगों की हो। मुसलमानों का एक सबसे अहम महीना होता है रमज़ान मुबारक का भी इबादत पूरी रखें, लेकिन घर के अंदर रखें और जो भी नमाजें हैं वो घर पर ही आप पढ़ें तो सिर्फ आपके घर के लोग हैं उनके साथ ही पढ़ें। वहीं आपको बता दें कि रेल मंत्रालय देश भर में 2.5 लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। जिला प्रशासन का यह पका भोजन रेलवे की रसोई से लेकर ज़रूरतमंद लोगों तक वितरित कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो आपको 500 रुपये पेटीएम कैश दूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपना नाम जरूर लिखिएगा, साथ में उस प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा जो मैं अभी पूछने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका प्रश्न ये है कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आप इसका सही उत्तर दे लेते हैं तो मैं आपको 500 रुपये का पेटीएम कैश दूंगा। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हो तो आप एक लकी विजेता बन सकते हो। दोस्तों, ये है देश के 5 वो शहर जहां मचा है कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर। आपको बता दें कि कोरोना ने वैसे तो पूरे देश में मौत का तांडव मचा रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहर दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जयपुर और पुणे में है। इन शहरों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि उस रफ्तार में मरीज डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं।
यही नहीं, इन शहरों में मौत की दर भी राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। इंदौर शहर कोरोना के रेड जोन में शामिल है। घनी आबादी वाला ये शहर कोरोना संकट में देश के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है।